Hello friends, in this video segment we will discuss about the ionic solid। तो आयनिक क्रिस्टल को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और ये देखेंगे कि आयनिक क्रिस्टल किस तरह से अलग है बाकी दूसरे मेटेलिक या एलिमेंटल क्रिस्टल से। जो एलिमेंटल क्रिस्टल लैटिस बनते हैं उनसे किस तरह से ये डिफरेंट है, क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं इन आईआईटी और इन द नीट एग्जामिनेशन और इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। खैर क्लास 12 में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन आईआईटी और नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है आयनिक क्रिस्टल। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक क्रिस्टल के बारे में। आयनिक क्रिस्टल होता क्या है। अब सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम लोग बेसिक को समझेंगे कि एक्चुअली में आयनिक सॉलिड हम किसको कहते हैं और वो आयनिक सॉलिड मिलकर बना किससे होगा। तो अगर आप आयनिक सॉलिड के बारे में बात करते हैं, आयनिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ किससे किससे मिलकर बना होगा। ये मेड अप बना होगा कैटायन से और एनायन से। ओके, अब इसमें आप देखोगे तो कैटायन इज जनरली अगर हम बात करें तो जनरली कैटायन इज इन स्मॉलर साइज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जनरली इन स्मॉलर साइज, जबकि एनायन क्या होता है जनरली इन लार्जर साइज। ये लार्जर साइज का होता है और ये स्मॉलर साइज का होता है, ऐसा जनरल देखा गया है। अब इस तरह जब आयनिक सॉलिड बनते हैं तो आयनिक क्रिस्टल में पाया गया कि इन अ क्रिस्टल लैटिस एनायन टेक्स प्लेस द लैटिस पॉइंट, एनायन टेक्स प्लेस द लैटिस पॉइंट एंड द कैटायंस टेक्स प्लेस द स्पेस इनसाइड द वायर्ड्स। तो जो वायर्ड्स जनरेट हो रहे हैं उसमें जाकर कैटायन फिक्स हो जाता है या अपने आप को फिट करना चाहता है, और जबकि एनायन लैटिस पॉइंट पर मिलते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में। तो अगर हम पहला पॉइंट लिखें, इन आयनिक सॉलिड द anions are present at lattice point while cation is present in voids। ये क्यों हो रहा है, ये आपको दिख रहा है क्योंकि कैटायन जनरली क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, वायर्ड्स में फिट हो सकते हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है, मेजर पॉइंट है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो देखिए जनरली कैटायंस आर सराउंडेड बाय द एनायंस एंड द एनायंस आर सराउंडेड बाय द कैटायंस। जब भी आयनिक क्रिस्टल बनेगा तो एक कैटायन को एनायन सराउंड किया होगा और बहुत सारे एनायन को कैटायन ने सराउंड कर रखा होगा। तो दोनों तरफ से ये बातें सही हैं। तो अगर हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर हमारा कैटायन है जिसके साइज बड़ी है, ठीक है, ये हमारा कैटायन है और ये भी हमारा कैटायन है, ठीक है, दे टच विथ ईच अदर एंड हियर इज द एनायन अगेन एंड एनायन अगेन। तो ये निगेटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है। जो इसके बीच में स्पेस बन रहा है, इसी स्पेस में आपका कैटायन प्रेजेंट होता है। दैट स्पेस इज कॉल्ड वायर्ड्स। इन स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वायर्ड्स कहते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट आपको आयनिक क्रिस्टल में मिलता है एंड दिस सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। तो सच अरेंजमेंट, आप दूसरा पॉइंट यहां पर लिख सकते हो, such arrangement provides stability। ऐसे अरेंजमेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करेंगे स्टेबिलिटी क्या होती है। कोई चीज स्टेबल कब होता है, कोई चीज स्टेबल तभी होता है जब उसकी एनर्जी कम हो जाए। बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होगा तो वो कभी स्टेबल नहीं होगा। अगर मैं आपको अभी
आप ये वीडियो देख रहे हैं और अचानक से मैं आपको आपके पास 10 लाख रुपए का एक पैकेट भिजवाता हूं, आप ये वीडियो देखोगे? नहीं देखोगे। अभी आपकी एनर्जी कम है, आप स्टेबल होकर ये वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ बनना है, आगे क्या करना है, स्टेबिलिटी को अचीव करना है और ज़्यादा स्टेबल होना है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। और जैसे ही आपको 10 लाख रुपए मिलेगा, पहले कहोगे कि पहले मैं घूम के आता हूं, जो चीज़ें मेरी इच्छाएं हैं उसको मैं पूरा कर लेता हूं, तुरंत आप एनर्जाइज हो जाएंगे, आप घूमना शुरू कर देंगे। ओके, तो जब भी किसी चीज़ को स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी चाहता है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डाउन होती है। तो यहां पे स्टेबिलिटी मीन्स क्या हुआ, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम ये बात कहें कि ये लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, देखिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना तगड़ा बॉन्ड बनेगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज हो जाएगी, और एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज हो गई पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम हो गई। अब लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है कि यहां पे निगेटिवली चार्ज आयन है, यहां पे पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो अब अगर हम कहें कि लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितना तगड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उतनी ही कम एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहां दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब यह कहें कि अगर कोई कटायन जितने ज्यादा एनायन से घिरा होगा, जितने ज्यादा एनायन उसके पास होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। यह बात समझ में आ गई कि अगर कोई कटायन बहुत सारे एनायन से घिरा हुआ है, कंपैरेटिवली आपसे पूछा कि एक कटायन 2 एनायन से घिरा है, दूसरा 4 एनायन से घिरा है, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? तो जाहिर सी बात है जो 4 एनायन से घिरा हुआ होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। ओके, तो मैक्सिमम द सराउंडिंग आयन ऑन द कटायन, यहां पे मैक्सिमम द सराउंडिंग एनायन ऑन कटायन, मैक्सिमम इज द अट्रैक्शन, ये पॉइंट आएगा। तो यहां पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो, मैक्सिमम द सराउंडिंग एनायन आप वाइसी वर्सा भी लिख सकते हो कि भाई एनायन के चारों तरफ अगर कटायन भी बहुत ज्यादा होंगे तो वो भी सही है। तो मैक्सिमम द सराउंडिंग एनायन ऑन कटायन आर वाइसी वर्सा, मतलब इसके अपोजिट भी, मैक्सिमम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैक्सिमम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? तो आइए लिख लीजिए, मैं मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए आगे का हमारा पॉइंट है, जो आगे अब हम लोग समझने वाले हैं, उसमें है कि रेडियस रेशियो क्या है, रेडियस रेशियो रूल। तो इस रेडियस रेशियो रूल को हमको देखना है। तो रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो इज रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, इसी को रेडियस रेशियो कहते हैं। तो यहां पे हो जाएगा रेडियस ऑफ कटायन
ठीक है, कैटायन ये क्या होगा R प्लस, और यहां क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ एनायन दैट इज R नेगेटिव। ओके, तो रेडियस रेशियो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल। रेडियस रेशियो ही स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगी। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि रेडियस रेशियो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, रेडियस रेशियो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in deciding the stability of crystal, जिस क्रिस्टल के बारे में, आयनिक क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेडियस रेशियो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, तो आइए एक टेबल बनाते हैं और उसमें डिफरेंट रेडियस रेशियो देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे और उसके क्या एग्जांपल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे पास रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो, ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे मैं लिखता हूं ज्योमेट्री कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और इनके एग्जांपल क्या होंगे। ओके, तो रेडियस रेशियो देखिए, रेडियस रेशियो क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अगर रेडियस रेशियो आपकी वेरी करती है, मतलब एक रेंज है 0.115 से लेकर 0.225 तक। ओके, तो इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्राई एंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ओके, तो प्लेनर की स्पेलिंग शायद गलत हो गई, प्लेनर। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, लाइक B2O3, इसका एग्जाम्पल हो गया B2O3। दूसरा रेडियस रेशियो है। अब देखिए, रेडियस रेशियो कभी भी एनायन बड़ा होता है ना, मतलब ये रेशियो अप टू 1 तक जाएगी। तो देखिए, दूसरा हमारे पास दूसरा जो रेशियो है, ये रेंज है रेशियो का, वो है 0.225 से लेकर 0.414 तक, और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और इसका एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड, ZNS। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तीसरा है कि अगर ये 0.414 से लेकर 0.732 तक रहता है, 732 तक रहता है, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और इस केस में ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल होगा NaCl। ओके, 0.732 से लेकर अगर ये 1 तक जाती है तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 और जो ज्योमेट्री होगी वो होगी BCC टाइप। एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड। मोर देन 1 ऐसा भी हो सकता है कि कैटायन बड़ा निकल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, हम मान सकते हैं ऐसा होता नहीं है। अगर ये मिलेगा भी तो HCP या CCP में मिलेगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। और लेकिन ये हाइपोथेटिकल है केवल कि ऐसा होगा। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, टेबल जरा ध्यान देकर याद कर लीजिए, अक्सर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल का ZNS, ऑक्टाहेड्रल NaCl और BCC टाइप सीजियम क्लोराइड, और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर, इनकी ये वैल्यू याद रहेगी। तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इस पर डिपेंड करेगा।
आगे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो क्वेश्चन इस पर डिपेंड हो सकता है। ठीक है, आइए थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं। तो मैं मिटाऊं, आप नोट करिए। अच्छा देखिए, अब हम समझते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में बनाता हूं, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो कर रहा है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो कर रहा है कि यहां पर आपके पास 4 एनायन हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इसके बीच में यहां पर कटायन प्रेजेंट है। यहां पे बीच में कटायन प्रेजेंट है जो इन चारों को भी टच कर रहा है। ठीक है, ये वायर्ड है। ओके, तो दिस इज अ ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे कि दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, तो अभी पीछे आपने देखा कि ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? सबसे पहले आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था ट्रायंगुलर प्लेनर में, 4 था जब टेट्राहेड्रल था, 6 था जब ऑक्टाहेड्रल था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, अब और यहाँ पे जो रेडियस रेशियो होगा कटायन और एनायन का, अगर हम रेडियस रेशियो देखें कि r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 0.414, दैट इज आइडियल कंडीशन। रेंज है ना, तो पहले वाला आइडियल है, पहले वाला आइडियल है। अगर इस कटायन ने अपनी साइज को छोटा कर लिया, पहले हम लोग छोटे की तरफ चलते हैं। देखिए, दो तरफ चलना है हमको, कि कटायन का साइज छोटा हो जाए और कटायन का साइज बड़ा हो जाए। तो कटायन का साइज छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन आएगी? तो हमारे पास एक इस तरफ हम चलते हैं, और यहां पे हम लोगों का कहना है कि व्हेन कटायन साइजेस डिक्रीजेस, कटायन की साइज डिक्रीज कर रही है। अब देखिए, यही स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा? अगर यहां कटायन की साइज बहुत छोटी हो गई तो कटायन यहां पे प्रेजेंट है, एंड इट विल नॉट टच द एनायन क्रिस्टल। एनायन जो आपका क्रिस्टल लैटिस का पॉइंट है उनको टच नहीं कर रहा है। ओके, तो कटायन नॉट टच द एनायन एंड हेंस द लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कटायन लिख लेता हूं मैं यहां पे, कटायन नॉट टच द एनायन एंड लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। अब जब लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा? सस्टेन नहीं करेगा। तो यहां पे सम अरेंजमेंट्स होंगे, कुछ अरेंजमेंट होगा, तो ये इस अरेंजमेंट को तोड़ देगा। मतलब ये इस अरेंजमेंट में नहीं रह पाएगा क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी कम हो गई है। तो यहां पे क्या होगा? अरेंजमेंट इज चेंज। तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि अरेंजमेंट इज चेंज, अरेंजमेंट चेंज, और ये अरेंजमेंट चेंज होकर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लेता है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कैसे हो जाएगा? ये यहां पर, ये यहां पर, और टेट्राहेड्रल में यहां पर। तो जो कटायन आपका छोटा हुआ था वो अब क्या करेगा? इनको टच करना शुरू कर देगा। ये यहां पे टच कर रहा है। ओके, ठीक है, तो यहां पे इसने क्या किया? अरेंजमेंट चेंज कर दिया, और सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये आती है कि इफ द कटायन साइज इज, कटायन साइज इंक्रीजेस। अब कटायन की साइज इंक्रीज कर गई, और जब ये कटायन की साइज इंक्रीज करेगी तो देखिए यहां पे क्या होगा कि मान लीजिए कि हमने कटायन की साइज को इंक्रीज कर दिया। अब कटायन की साइज यहां पे इंक्रीज कर गई। ठीक है, अब जो एनायन होंगे वो क्या होंगे? कटायन वाइड में है तो उन एनायंस को क्या करेगा? ढकेल देगा, ढकेल कर बाहर कर देगा। थोड़ा सा उनको बाहर कर दिया उसने। अब ये जो है, ये एनायन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ये कटायन के तो टच में हैं लेकिन
ये एनायन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गए। तो ठीक है, एनायन इज पुश्ड आउट एंड कांटेक्ट ऑफ एनायन डिक्रीजेस। तो यहां पे लिख सकते हो एनायन पुश्ड आउट एंड एनायन डू नॉट टच विथ ईच अदर। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल लैटिस। दिस लैटिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल लैटिस। एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल लैटिस, ठीक है। तो आपने देखा कि 0.414 से लेकर 0.732 तक आ रहा है। तो अगर कटायन 0.732 आएगा तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर। ओके, अब कटायन बहुत बड़ा हो गया तो इट विल नॉट इंटर द वॉइड्स। अगर कटायन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो वो इंटर नहीं करेगा वॉइड्स में। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, अब यहीं से बहुत बड़ा कटायन हो गया, अब यहां पे कंडीशन आ गई, इफ कटायन इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर जो आपका एनायन थे, ये एनायन तो एक दूसरे को टच करते हुए मिलेंगे आपको, लेकिन जो कटायन होगा वो इस वॉइड में ना जाकर वो यहां पर प्रेजेंट हो गया है, ठीक है, वो इस वॉइड में नहीं गया और इसके ऊपर ही प्रेजेंट हो गया है। एंड सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड लैटिस। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड लैटिस। आई बात समझ में? तो आराम से नोट करिए, बनाइए। ये आयनिक क्रिस्टल के बारे में बता रहा हूं कि जब कटायन का साइज बहुत छोटा हो जाए, जब कटायन का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो हमने ऑक्टाहेड्रल लिया, ऑक्टाहेड्रल में बताया कि ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रहेगा और इसके पास क्या होगी, लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर कटायन का साइज डिक्रीज कर गया, कटायन का साइज डिक्रीज कर जाएगा तो वो एनायंस को टच नहीं करेगा। एनायंस को टच नहीं करने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और जब भी स्टेबिलिटी कम होगी तो वो नए स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, अरेंजमेंट ऑफ चेंज, तो टेट्राहेड्रल बनाएगा। अगर कटायन का साइज बड़ा हो जाता है तो बड़े होने के कारण वो वॉइड्स में जाएगा और इनको एक्सपेंड कर देगा। सच कंडीशन इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल एक्सपेंडेड लैटिस। और जब ये कटायन बहुत बड़ा हो जाए तो इस पर्टिकुलर वॉइड्स में इंटर ही नहीं करेगा और उसके बाहर अरेंज हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड लैटिस। तब उसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड लैटिस कहेंगे, मतलब बॉडी के अंदर आ गया है। ओके, तो नोट करिए, मैं इसको रब करता हूं। तो आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखता हूं न्यूमेरिकल, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ कटायन। तो ये क्वेश्चन है आपका। ओके, तो सॉल्व करने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमको रेडियस रेशियो निकालना होगा। तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू कटायन अपॉन एनायन। कटायन का दिया हुआ है, कटायन का रेडियाई दिया हुआ है 60 डिवाइडेड बाई 120, इट मीन्स 0.5। ओके, तो 0.5 कहां पे वेरी करता है? 0.5 का मतलब है कि 0.1414 से लेकर 0.732 के बीच में आएगा कहीं। तो जब भी 0.414 से लेकर 0.732 तक, ये कौन सी ज्योमेट्री है? ये कौन सी ज्योमेट्री है? अगर आपको याद हो तो इस ज्योमेट्री को हम लोग कहते थे ऑक्टाहेड्रल। और आपसे पूछा क्या है? ज्योमेट्री पूछा है और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो जब भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है?
कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ओके, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ज्योमेट्री भी मिल गई और कोऑर्डिनेशन नंबर भी मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ए बी सॉलिड, ए बी सॉलिड सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमने अभी जब आपको टेबल दिखा था तो टेबल में क्या बता दिया था कि ZnS क्या है? जिंक सल्फाइड एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के लिए जो रेडियस का रेशियो होता है R+/R- इज इक्वल टू 0.225 से लेकर 0.414 तक। ओके, अब आइडियल कटायन के लिए, आइडियल कटायन का मतलब है कि जब स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडियल हो, मोर स्टेबल हो, तो ये लोअर रेंज है या हायर रेंज है? तो आइडियल कटायन के लिए क्या होगा? आइडियल कटायन तो रेडियस रेशियो कितना होगा? आइडियल कटायन के लिए रेडियस रेशियो इज इक्वल टू 0.225। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 0.225 इज इक्वल टू R+/R-। R+ आपके पास कितना दिया हुआ है? कटायन तो निकालना ही है, एनायन दिया हुआ है, तो R+ हमको निकालना है और R- दिया हुआ है 100। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यहां से R+ कितना मिल जाएगा? R+ इज इक्वल टू 22.5 पिकोमीटर। मतलब आइडियल कंडीशन अगर होगी तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा कटायन का रेडियस होगा। दूसरा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म, भाई एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगा ना जब आप कटायन का रेडियस कितना ले लेते हो? वेन रेडियस रेशियो इज इक्वल टू 0.414, और 0.414 होगा तो इज इक्वल टू R+/R-। तो यहाँ पे R- कितना है? 0.414 इज इक्वल टू R+/100। तो यहाँ से R+ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R+ इज इक्वल टू 41.4 पिकोमीटर। ओके, तो ये दो आपको कटायन के वैल्यूज मिल गए। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन ये होगी, एक्सपेंडेड कंडीशन में ये होगा। ओके, तो एक्सपेंडेड कंडीशन समझ में आया? क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं आपसे आपके एग्जामिनेशन में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। बने रहिए चैनल के साथ, अपने लाइक्स और कमेंट्स करते रहिए। लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लाइक्स जरूर करिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। और अगला चीज जो लास्ट है, शेयर करिए जितना हो सके अपने दोस्तों में। तो धन्यवाद।